हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग इतिहास में चैप्टर 3 अध्याय 6 पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आता है सामंतवाद 3 वर्ग। आप देखना, इसमें सामंतवाद अध्याय 6 है ये। इसको आप किताब खोलें अपनी और निकालें। किताब में आप सामंतवाद, ये चैप्टर है 163 नंबर पे, ठीक है। अब सामंतवाद क्या चीज़ है? सामंतवाद एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें स्थानीय शासक उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो राजा, सम्राट या किसी केंद्रीय सत्ता को प्राप्त होती है। इस प्रथा के अंतर्गत राजा अपनी अधीनस्थ भूमि को, राजा के अंतर्गत जो भूमि उसके अधीन होती है, उस भूमि को अपने वीर सैनिकों अथवा अन्य राजभक्तों में बांट देता है। उस वितरित भूभाग के स्वामी वे व्यक्ति बन जाते हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार कृषकों से कार्य करवाते हैं और उनसे कर वसूलते हैं, और कर वसूल करके राजा को उसका हिस्सा देते हैं। तो ये इस काम को जो करने वाले लोग होते हैं, राजा के वीर सैनिक हों या राजभक्त हों, जिनको कि ये भूमि बांटी गई है, उनको अपन क्या कहते हैं? सामंतवाद। जैसे अपने यहाँ क्या होता था, अपने यहाँ भी इस तरह की प्रथा थी। अपने यहाँ क्या हुआ था, छोटे छोटे राजाओं को बड़े बड़े राजा अपनी जगह दे देते थे, राज्य का कुछ हिस्सा दे देते थे, जिस पे वो बैठकर शासन करते थे, लोगों से कृषि करवाते थे। किन लोगों को देते थे ये? या तो उनके वीर सैनिकों में से कुछ लोगों को देते थे, या अपने राजभक्तों में से जो उच्च वर्ग पर बैठे हुए राजभक्त होते थे, उनके हाथ में उस जगह को बांट देते थे। तो उस जगह पर वो लोग कृषकों से खेती कराते थे और उनसे कर वसूल करते थे, और उस कर का कुछ हिस्सा राजा को दिया जाता था। तो ऐसे वर्ग को अपन कहते हैं सामंतवाद। अपने यहाँ जैसे आपने सुना होगा जमींदारी प्रथा। जमींदार भी कौन होते थे? जमींदार राजा के प्रतिनिधि होते थे, राजा के लिए काम करने वाले होते थे। तो यूरोप में सामंतवाद, अपन अपने चैप्टर का नाम आगे चल कर आता है यूरोप में सामंतवाद। जैसे अपने भारत में सामंतवाद हुआ, ऐसे यूरोप में भी सामंतवाद हुआ। सामंतवाद का अर्थ क्या है? सामंतवाद को अंग्रेजी में फ्यूडलिज्म कहते हैं। फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म में फ्यूडल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्यूडम शब्द से मानी जाती है। फ्यूडल शब्द की उत्पत्ति फ्यूडम से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है जागीरदार। क्या अर्थ होता है? जागीरदार, या अपने यहाँ बोलचाल की भाषा में उसको जमींदार भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आगे भी इन्होंने लिखा है कि सामंतवाद एक ऐसी प्रणाली होती है, फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले वाली जो मैंने डेफिनेशन बताई वो वेबस्टर ने कहा था, आप किताब में देखना शुरुआत में। अब दूसरी बार फिर से सामंतवाद किसको कहते हैं? सामंतवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें स्थानीय उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो राजा, सम्राट या किसी केंद्रीय सत्ता को प्राप्त होती हैं। इस प्रथा के अंतर्गत राजा अपने अधीनस्थ भूमि को अपने वीर सैनिकों में अथवा अन्य राजभक्तों में बांट देता है। उस वितरित की हुई भूभाग पर ये स्वामी, भूभाग के ये लोग स्वामी बनकर ये भूभाग के स्वामी बन जाते हैं। ये व्यक्ति उस भूभाग के स्वामी बन जाते हैं और वे अपनी इच्छा के अनुसार कृषकों से खेती करवाते हैं और कर वसूल करते हैं, और कर का कुछ हिस्सा राजा को प्रदान करते हैं। अब सामंतवाद की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ये आप नोट करते जाएं। पहली विशेषता सामंतवाद की होती है सुरक्षा का सुगम साधन। सुरक्षा का सुगम साधन से तात्पर्य यह है कि जब जो बड़े बड़े विशाल साम्राज्य होते हैं, उनके पास तो अपनी बड़ी सेना होती है, लेकिन हर जगह सेना आप नहीं भेज सकते। तो जब आप इन जमींदारों को भूभाग दे देते हैं तो ये अपनी स्वयं की एक सेना भी रखते हैं। तो छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ होती रहती हैं, छोटे मोटे राज्य पर जो आक्रमण होते रहते हैं, उनको ये जमींदार की सेना उनसे लड़ती रहती है, और अगर युद्ध बड़ा हो तो फिर राजा की सेना आकर के उनसे लड़ती है। तो इससे क्या होता है? राज्य की सुरक्षा का भार भी
बढ़ जाता है, पूरा भार राजा के ऊपर नहीं रहता, क्योंकि ये जमींदार भी अपनी सेना के द्वारा छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़कर उसको वहीं की वहीं शांति स्थापित कर देते हैं। दूसरा, प्रशासन में सुधार होता है इससे। भाई जैसे प्रशासन में सुधार क्या है, राजा जैसे कहीं किसी राजधानी में बैठा हुआ है, अब जैसे किसी गांव में, देहात में, ब्लॉक में, ज़िले में अगर कोई शासन चलाना है तो उसके लिए राजा क्या करेगा, वहाँ पर एक जमींदारों की नियुक्ति कर देता है, जिनको कि सामंतवाद कहते हैं। ये सामंत वहाँ पर अपनी एक शासन व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलाते हैं। वहाँ के आसपास के एरिया में कोई न्याय करना हो, किसी से कर वसूल करना हो, किसी की लड़ाई झगड़े दूर करना हो, या कोई भी शासन की व्यवस्था राजा के द्वारा दी जाती है उसे पूर्ण करते हैं, तो उससे आसानी हो जाती है, क्योंकि बड़े साम्राज्य में छोटी छोटी जगहों पर ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इस दूसरी विशेषता क्या है, इससे प्रशासन में सुधार होता है। तीसरी, न्याय प्रणाली का व्यवस्थित होना। इससे न्याय प्रणाली व्यवस्थित कैसे होती है जैसे किसी गांव में लड़ाई हुई तो वहाँ जो आसपास का जमींदार होता था उसके यहाँ न्याय मांगने वो लोग जाते थे, न्याय वहीं हो जाता था। अगर किसी कारण से न्याय वहाँ नहीं हो पा रहा है तब फिर वो राजा के यहाँ पर पहुँचता था। तो छोटे मोटे जो न्याय होते थे उनको वहीं पर स्थानीय स्तर पर उनका निपटारा किया जाता था। आर्थिक लाभ, इससे आर्थिक लाभ भी होते थे। कैसे आर्थिक लाभ होते थे, जब अपन जो जमींदार लोग होते थे ये राजाओं कृषकों से खेतियाँ करवाते थे, खेती करवाकर उनसे लगान वसूल करते थे, लगान वसूल करके उसका हिस्सा राजा को पहुंचाते थे, कुछ हिस्सा इन लोगों के पास रहता था। तो देश उस राज्य में, बड़े साम्राज्य में आर्थिक व्यवस्था इसलिए मजबूत रहती थी कि एक राज्य से दूसरे राज्यों में जो अनाज का व्यापार होता था वो आसानी से हो सकता था। जमींदार कुछ चीज़ें राजाओं को यहाँ बेचते थे, बड़ी बड़ी मंडियों में बेचते थे, उससे उनको पैसे मिलते थे, उन पैसों का कुछ हिस्सा जमींदार पर रहता था और कुछ राजा के पास। तो इससे क्या हुआ, आर्थिक लाभ भी राज्य को होता था। और शांति व सुरक्षा में भी सहायक। इससे क्या होता था, आसपास के लोगों में शांति बनी रहती थी, वो लड़ाई झगड़े करते थे तो जमींदार की सेनाएं उनको वहीं पर दंडित भी कर देती थी, क्षेत्र में शांति बनाए रखती थी, जिससे कि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। तो ये व्यवस्था जो है शांति और सुरक्षा में भी सहायक है। दूसरी, कला का विकास। कला का विकास ऐसे जैसे स्थानीय स्तर पर, छोटे स्तर पर कुछ कारीगर हैं जो कुछ कलाएं जानते हैं तो उनको स्थानीय स्तर पर कलाएं सिखाने का प्रयास किया जाता था। वो वहाँ पर बड़े बड़े छोटे छोटे गुंबज बनाते थे, दीवारें बनाते थे, मकान बनाते थे, और अगर वो अच्छे स्तर पर बनाने लगते थे या अच्छे स्तर पर अपनी संस्कृति को या कला को विकसित करते थे तो उसका प्रदर्शन फिर राजधानी में राजा के यहाँ भी करवाया जाता था, तो जिससे कला का विकास भी होता था। तो ये सामंतवाद की प्रमुख विशेषता हैं। नंबर 1, सुरक्षा का सुगम साधन। दूसरा, प्रशासन में सुधार। तीसरा, न्याय प्रणाली का व्यवस्थित होना। चौथा है आपका आर्थिक लाभ। पांचवा है आपका शांति व सुव्यवस्था में सहायक। और छठवां, कला का विकास। तो ये सामंतवाद की विशेषताएं हैं। अब सामंतवाद के विकास के कारण क्या थे, सामंतवाद का विकास क्यों हुआ? सामंतवाद का विकास का कारण सबसे पहले है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण ऐसे है कि जब राजा ने एक बड़े साम्राज्य को जीता और बड़े साम्राज्य पर वो बैठा है तो उसके जितने राजभक्त होते थे, सैनिक होते थे, वीर सैनिक, उनको भी कुछ ना कुछ उपहार वगैरह दिया जाना चाहिए, उनको भी कुछ उनके अनुसार काल दिया जाना चाहिए। तो राजा क्या करता था, जो राज्य की आसपास के बड़े बड़े क्षेत्र होते थे उनको सामंतों को दे दिया जाता था। सामंत वहाँ पर रह करके अच्छी तरह शासन व्यवस्था करते थे, खेती करवाते थे, जिससे आर्थिक लाभ होते थे। साथ साथ राजा को भी निश्चिंतता रहती थी कि मेरे उस राज्य, उस क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है, सामंत उनको अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं, मतलब वहाँ की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। तो ये सब कार्यों के लिए सामंतवाद पनपने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण मैंने आपको बताया ये जैसे आप दासों के ऊपर ज़्यादा अत्याचार करेंगे, कृषकों के ऊपर ज़्यादा अत्याचार करेंगे,
तो वो कार्य नहीं कर पाएंगे, कार्य नहीं कर पाएंगे तो आपकी फसल नहीं उगेगी, कृषि के कार्य नहीं होंगे, तो जिससे राज्य को आर्थिक घाटा होने लगेगा। तो सामंत क्या करते थे, वहाँ पर जो मजदूर होते थे, किसान होते थे, उनको अपने खेतों में लगाकर उनसे और भी कार्य करवाए जाते थे, जो राजा मतलब जिनसे आर्थिक देश की आर्थिक उन्नति भी होती थी। तो आर्थिक विकास भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया था सामंतवाद के विकास करने में। भाई राजा को पैसा ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, पैसा आएगा कैसे? जब देश में अव्यवस्थाएं होंगी तो पैसा आ नहीं सकता। जिस सामंतवादी प्रथा के द्वारा राजा को आय के भी बहुत साधन प्राप्त होते थे, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर जो मूर्ति कला बनती थी, चित्रकला बनती थी, कपड़े बुनाई के कार्य थे, जो स्थानीय स्तर पर कारीगर करते थे, इनको फिर वहाँ का सामंत बेचता था बाजार में ले जाकर, आर्थिक उपार्जन करता था, मतलब अर्थ प्राप्त होता था। अर्थ प्राप्त होता था तो वो राजा के यहाँ भेजा जाता था, जिससे राजा की व्यवस्था अच्छी रहती थी, आर्थिक व्यवस्था थी। अब रोमन शासन व्यवस्था ने भी सामंतवाद को विकास में बहुत पूर्ण योगदान दिया, क्योंकि अपन जो सामंतवाद पढ़ रहे हैं वो यूरोप का पढ़ रहे हैं। तो रोमन सामंत शासन व्यवस्था ने क्या किया, जो यूरोप की रोमन की शासन व्यवस्था थी, उसने सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया और शासन व्यवस्था को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने? रोमन शासन व्यवस्था ने। रोमन ने क्या किया, रोमन सम्राटों ने अपने विशाल साम्राज्य को प्रांतों में अपने संबंधी या कुलीन व्यक्तियों को शासक नियुक्त कर दिया उन्होंने, जो साम्राज्य की अवनति के दिनों दिन अपने प्रांतों के स्वतंत्र शासक बनकर बड़े बड़े सामंत बन गए। जैसे राजा ने अपने कुलीन व्यक्तियों को, अपने सगे संबंधियों को जो बड़े बड़े राज्य दिए, तो वो राज्य पर अपना अधिकार समझने लगे, उस क्षेत्र पर अपना अधिकार समझने लगे और उसको अपना क्षेत्र भी मानने लगे। उनकी जब तक राजा से बराबर सहयोग रहा तो राजा को कर का कुछ हिस्सा देते रहे, और बाद में कुछ दिनों बाद वो स्वतंत्र सामंत बनकर भी, बड़ी सेना इकट्ठी कर कर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। तो इसलिए ये सामंतवाद को बढ़ने में, पनपने में ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। अब आता है जर्मन जातियों का योगदान। जब रोमन साम्राज्य का पतन हो रहा था तो जर्मन जातियों के आगमन ने भी सामंतवादी प्रथा के विकास हुआ। उस समय भी सामंतवादी प्रथा का विकास हुआ। जर्मन विभिन्न कबीलों में विभक्त था, जिनके नेताओं ने बड़े बड़े भूभागों पर अधिकार कर रखे थे और उन भूभागों को अपने अनुयायियों में विभक्त कर दिया था। ये काबाइली नेता ही सामंत बन गए, जिनके पास उन्होंने, जर्मन साम्राज्य ने उनको अपने राज्य बांटे। तो जैसे कुलीन वर्ग को दिया, व्यक्ति विशेष अपने नाते रिश्तेदारों को दिया, तो ये लोग भी उस क्षेत्र के सामंत स्वयं ही बन गए। इन्होंने सामंतवादी व्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। अब पांचवा आता है शार्लमेन की नीति। शार्लमेन की नीति क्या होती है? जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तब 8वीं शताब्दी में पेपिन नामक सेनापति ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। अपनी मृत्यु से पहले उसने अपने साम्राज्य को 2 भाग करके अपने दोनों पुत्रों कैरोलोमेन और शार्लोमेन को शासक बना दिया। उसने अपने राज्य के 2 भागों में बांट दिया और अपने दोनों पुत्रों को वहाँ का राजा बना दिया। अब कैरोलोमेन की मृत्यु हो जाने के पश्चात शार्लमेन ने अपने साम्राज्य का प्रशासन अपने विश्वस्त सेवकों के हाथ में दे दिया। ये प्रशासक ही आगे चलकर शार्लमेन के निर्बल उत्तराधिकारी के समय में स्वतंत्र हो गए और अपने अपने प्रदेश के सामंत बन गए। मतलब इनको जरूरत ही नहीं थी सामंत बनाने की, इन्होंने स्वयं ही अपनी शक्ति के द्वारा स्वयं ही सामंत बन गए। विदेशी आक्रमण, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने बड़े साम्राज्य को विभाजित किया छोटे छोटे राज्यों में या छोटे छोटे जमींदारों के पास, तो जब आसपास के जो विदेशी राज्य थे जब आप पर आक्रमण करेंगे तो ये छोटे छोटे राज्य आपकी सहायता करते थे, ये अपनी सेनाएं रखते थे अपने लिए, तो ये उनसे लड़ते थे। जब ज़्यादा समय तक ये लड़ नहीं पाते थे तब तक राजा की सेना पहुंच जाती थी, मतलब राजा को उनसे लड़ने के लिए समय मिल जाता था। तो विदेशी जो आक्रमण हुआ करते थे उससे भी देश में अव्यवस्था ना फैले, शांति ना फैले, अशांति ना फैले, इसलिए ये विदेशी आक्रमणकारियों को भी सामंतवादी प्रथा ने रोकने का प्रयास किया। इसलिए ये व्यवस्था भी पनपने लगी और इसका उदय होने लगा।
धर्म युद्ध, ईसाइयों के पवित्र स्थल यरूशलेम में, ईसाइयों का जो पवित्र स्थल यरूशलेम है, वहाँ पर तुर्क जो आक्रांता थे उसे मुक्त कराने के लिए यूरोपीय देशों के ईसाइयों ने अनेक युद्ध लड़े थे उनसे, जो विश्व इतिहास में धर्म युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। इस युद्ध में पोप तथा यूरोपीय देशों के शासकों ने अपने वीर सेनापति व सैनिकों को तुर्क आक्रांताओं के विरुद्ध लड़ने पर प्रोत्साहित किया, जिन्होंने तुर्क आक्रांताओं से ईसाई जनता की रक्षा की तथा तुर्क आक्रांताओं को यरूशलेम से बाहर निकाल देने का प्रयास किया। इसके बदले में इन लोगों को भूमि प्रदान की गई और वे सामंत बन गए। अंत में धर्म युद्ध ने भी सामंतवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये आपके 7 कारण थे सामंतवाद के विकास में। कौन कौन से 7 कारण थे? राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, रोमन शासन व्यवस्था, जर्मन जातियों का योगदान, शार्लमेन की नीति, 6वां विदेशी आक्रमण और 7वां धर्म युद्ध। ठीक है, तो ये हुए आपके सामंतवाद के विकास के कारण। अब फ्रांस में सामंतवाद का विकास कैसे हुआ? ऐसे ही मतलब फ्रांस में कैसे हुआ? फ्रांस का जो इतिहासकार था मैग्निस एपिल का कहना है कि सामंतवाद की प्रथा का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम फ्रांस में ही हुआ था। उसका कहना यह है कि फ्रांस से ही सामंतवादी व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, यहीं से प्रथा अपनी चरम पर पहुंच गई थी। फ्रांस के अतिरिक्त यह प्रथा यूरोप के अन्य देशों में भी प्रचलित हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फ्रांस ही वो पहला देश था जहां पर सर्वप्रथम सामंतवादी व्यवस्था को पनपने फलने फूलने का मौका मिला। उसके पश्चात ये देश यूरोप के अन्य हिस्सों में भी धीरे धीरे फैलती चली गई। सामंतवाद के संगठन में, सामंतवादी जो व्यवस्था होती है उसके सामाजिक संगठन में 3 वर्ग होते हैं। 3 वर्ग कौन से होते हैं? पहला वर्ग पादरी वर्ग बोलते हैं जिसको। इसके जो पादरी वर्ग क्या होता है? ये धर्म और चर्च से संबंधित होते हैं। ये बहुत एक शक्तिशाली वर्ग होता है ईसाई समाज में। इस्लाम ने ईसाई समाज में पादरी वर्ग एक बहुत बड़ा शक्तिशाली वर्ग होता है। मध्यकाल में यूरोप में सामंतवादी सामाजिक व्यवस्था को में पादरी प्रथम वर्ग के अंतर्गत आते थे। पहला वर्ग इन्हीं का था। इस काल में चर्च जो होता है ईसाइयों का एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था होती है जो राजा पर निर्भर नहीं होती। क्या होती है? राजा पर निर्भर नहीं होती, वह स्वैच्छिक एक धार्मिक संस्था होती है। पादरियों ने क्या किया? स्वयं को प्रथम वर्ग में ही रखा। जैसे अपने यहाँ मंदिर के पुजारी होते हैं, मंदिर की देखभाल करने वाले होते हैं, उसी तरह से चर्च की देखभाल करने वाले जो होते हैं उनको पादरी कहा जाता है। पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में रखा। अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा गया, परंतु वास्तव में सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कहने का तात्पर्य कि पहला सामंतवादी व्यवस्था में संगठन में, सामंतवादी व्यवस्था के संगठन में, सामाजिक संगठन में पहला वर्ग कौन सा था? पादरी वर्ग। दूसरा वर्ग आता है अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग कौन से होते हैं? जो राजा के नातेदार, रिश्तेदार, मंत्री, सेनापति, इस तरह के लोग होते हैं। तो जो अभिजात वर्ग होते थे ये क्या करते थे? अभिजात वर्ग की एक विशेषता होती थी, इनकी एक विशेषता होती थी, विशेष हैसियत भी होती थी। इनकी अपनी स्वयं की संपदा होती थी और इनका स्थानीय शासन पर पूर्ण नियंत्रण होता था। ये अपनी क्षण क्षमता को भी बढ़ा सकते थे। वे अपना स्वयं का न्यायालय भी लगा सकते थे और वे अपनी स्वयं की मुद्रा भी चलाया करते थे। अब तीसरा वर्ग आता है सामंतवादी व्यवस्था में, सामाजिक संगठन में तीसरा वर्ग है किसान वर्ग। पहले 2 वर्ग जो होते हैं पादरी और अभिजात वर्ग का भरण पोषण का कार्य कौन करता था? किसान वर्ग करता था। मध्यकालीन यूरोप में समाज में किसानों की संख्या सर्वाधिक थी। सर्वाधिक लोग किसानी का कार्य करते थे, कृषि का कार्य किया जाता था। किसान 2 प्रकार के होते थे, एक तो स्वतंत्र किसान और दूसरे दास किसान।
स्वतंत्र किसान कैसे? जो स्वयं भूमि के मालिक भी होते थे तो उनको स्वतंत्र किसान कहते थे। और दास किसान कैसे होते थे? जिनको दास बनाकर युद्ध में या किसी और रूप में लाया जाता था, उनको कृषि का कार्य उनसे करवाया जाता था। एक तरह से वो गुलाम होते थे, जो कृषि के कार्य में उनको लगाया जाता था, तो वो हो जाते थे दास कृषि। कृषि के दास, दास मतलब जिनसे कि गुलामों से कृषि का काम करवाने वाले को अपन कृषि दास कहते थे। और इस वर्ग की स्थिति, जो गुलाम होते थे, दास होते थे, इस वर्ग की स्थिति बड़ी दयनीय थी। यह वर्ग शोषण का शिकार था। जो संबंधित जमींदार होता था या जो इनको गुलाम बनाता था, वो इनका इतना शोषण करते थे कि सुबह से शाम तक इनसे खेतों में कार्य करवाना, उसके बाद और भी कार्य घरों के कराना, और भी बेगार करवाना, लेकिन इनको पैसे नहीं दिए जाते थे, इन्हें केवल भोजन दिया जाता था और साल में 1-2 बार कपड़े दिए जाते थे। तो ये जो वर्ग था गुलाम वाला, कृषि के दास वाला, ये बहुत शोषित वर्ग था। ठीक है। अब आता है इंग्लैंड में सामंतवाद। ये तो फ्रांस में हुआ, अब इंग्लैंड में सामंतवाद। इंग्लैंड में सामंतवाद का जो विकास हुआ वो 11वीं शताब्दी से आरंभ हुआ। फ्रांस में उससे बहुत पहले हो चुका था। तो सर्वप्रथम सामंतवाद का विकास फ्रांस में हुआ, उसके बाद इंग्लैंड में सामंतवादी व्यवस्था प्रथा का प्रारंभ 11वीं शताब्दी में हुआ। अब सामंतवाद के दोष क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सामंतवादी व्यवस्था के अनेक दोष विद्यमान हैं इसमें। इसी कारण आधुनिक काल के आगमन के साथ ही मध्यकालीन सामंतवादी व्यवस्था ढह गई। सामंतवादी व्यवस्था में इतने दोष रहते हैं कि आधुनिक काल आते आते सामंतवादी व्यवस्था इसीलिए ढह गई, खत्म हो गई। क्यों? मध्यकाल में सामंतवादी व्यवस्था के कारण समाज अनेक वर्गों में विभक्त हो गया था। सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत अपने से नीचे के वर्ग का शोषण करना उच्च वर्ग अपना अधिकार मानने लगा था। उच्च वर्ग के लोग कौन से होते थे? जैसे ये आपको बताया मैंने, पादरी हैं, अभिजात वर्ग है, ये सामंतों का शोषण भी करते थे। तो धीरे धीरे इनमें विद्रोह की भावना बढ़ने लगी और ये करने लगे। अब पहला आता है सामंतवादी व्यवस्था पतन के कारण। नंबर 1, पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध कैसे? कि जो स्थानीय सामंत हुआ करते थे उनके संबंध धीरे धीरे इस पादरी वर्ग से बिगड़ते चले गए, राजाओं से बिगड़ते चले गए, अभिजात वर्ग से बिगड़ते चले गए। तो धीरे धीरे इनके जब संबंध खराब होते चले गए तो सामंतवादी व्यवस्था धीरे धीरे पारस्परिक रूप से खत्म होने लगी। तो जी इसके पतन का कारण है पारस्परिक संबंधों का खत्म होना। जनसंख्या के स्तर में परिवर्तन। शुरुआत में जनसंख्या कम थी, लोग कम थे। बाद में जब जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती चली गई तो जो लोग विरोध कर रहे थे सामंतवादी व्यवस्था का, उनकी संख्याएं बढ़ने लगी। उनने बार बार विद्रोह किए जगह जगहों पर, और लोगों द्वारा इस व्यवस्था की उपेक्षा की जाती थी, आलोचनाएं की जाती थी। तो धीरे धीरे सामंतवादी व्यवस्था ढहने लगी, खत्म होने लगी। अब होता है नवीन नगरों का विकास। चौथी कारण था इसका। नवीन नगरों का विकास कैसे? नवीन नगर धीरे धीरे शहर बनने लगे। शहर बनने लगे तो सामंतवादी व्यवस्था कहाँ किस क्षेत्रों में फली फूल रही थी? ग्रामीण क्षेत्रों में। जब नगर बनने लगे तो लोगों का रुझान ज़्यादा से ज़्यादा नगरों की तरफ होने लगा, नौकरियां करने लोग शहरों में जाने लगे। तो धीरे धीरे खेती के कार्य करने वाले लोग कम होते चले गए। सामंतवादी व्यवस्था में कृषि का उत्पादन कम होने लगा तो राजा को कर भी कम मिलने लगा। इसलिए ये एक कारण भी है नवीन नगरों के निर्माण से सामंतवादी व्यवस्था का पतन हुआ, खत्म हुआ, है ना। और व्यापारिक उन्नति। जैसे जैसे आधुनिक युग आता चला गया वैसे वैसे व्यापार भी बढ़ने लगे। बहुत सी जगह कल कारखाने लगे, कुटीर उद्योग धंधे लगे, धंधे व्यापार बढ़ने लगे। जब धंधे व्यापार बढ़ने लगते हैं तो लोग बाग स्वयं को अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करते हैं। वो किसी के अधीन नहीं रहना चाहते। उनका कहना यह है कि हमारे अंदर वो हुनर है, हमारे अंदर वो शक्तियाँ हैं कि हम स्वयं ही कोई व्यापार या व्यवसाय कर कर अपनी आजीविका चला सकते हैं। तो व्यापारिक की जैसे जैसे उन्नति होती चली गई, सामंतवादी व्यवस्था की उपेक्षा होती चली गई और ये खत्म होते चले गए। पांचवा कारण राजशक्ति में वृद्धि। राजशक्ति
में वृद्धि। मध्यकालीन यूरोप में राजा निर्बल थे, उनके पास कोई व्यक्तिगत सेना तो होती नहीं थी ज़्यादा, वे सामंतों की सेना पर ही निर्भर रहा करते थे। इस कारण सामंत काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे, राजा सामंतों पर नियंत्रण लगाने में असमर्थ हो गए। आधुनिक युग में क्या हुआ, जैसे जैसे आधुनिक युग आया तो इस युग में राजाओं ने अपनी स्वयं की सेना बनाना शुरू कर दी, बड़ी सेनाएं रखने लगे हैं। शासकों ने इन शासक राजाओं के द्वारा जब ये प्रयत्न किए गए तो इसमें जनता का भी सहयोग उनको प्राप्त हुआ। चूंकि सामंत लोग जनता पर अत्याचार करते थे, इस कारण से जनता ने भी राजा का साथ दिया, सामंतों का विरोध किया। इस कारण राजा की शक्ति में, राज्य शक्ति में दिन पर दिन वृद्धि होती चली गई और सामंतवादी व्यवस्था पतन की ओर अग्रसर हो गई। ये कारण था राज शक्ति में वृद्धि। फिर आता है कृषकों के विद्रोह। समय समय पर सामंतवादी व्यवस्था में कृषकों में विद्रोह हुआ, क्योंकि जो सामंत होता था वो उनके ऊपर अत्याचार करते थे। उनको दिन रात खेती में लगाकर उनको ना तो उनकी मेहनत का फल दिया जाता था, ना उनको रोजी रोटी मिलती थी, ना कपड़े मिलते थे। तो धीरे धीरे कृषकों ने विद्रोह करना आरंभ कर दिया सामंत के अत्याचारों से। विद्रोह जब आरंभ कर दिया तो 14वीं शताब्दी में कृषकों ने एक संगठित विद्रोह करके सामंतवादी व्यवस्था को जड़ों से हिला दिया। उनके खिलाफ युद्ध करके उनको जड़ों से हिला दिया, तो उनकी शक्ति भी दिन पर दिन निर्मल हो गई। 7वां, राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा। सामंतवाद के पतन का एक कारण ये भी था, लोगों में अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना पनपने लगी। वो सामंतों को एक अत्याचारी शासक के रूप में देखने लगे, जमींदार के रूप में देखने लगे, उसके आदेशों की उल्लंघन करने लगे, अवहेलना करने लगे। तो उसके कारण क्या हुआ, सामंतों में और लोगों में विद्रोह होने लगा जगह जगह। जब लोगों में राष्ट्रीय स्तर की भावनाएं का प्रादुर्भाव होने लगा तो सामंतवादी व्यवस्था का पतन होना निश्चित था ही। आधुनिक हथियारों का प्रयोग, आखिरी पॉइंट है ये 8वां, साम्राज्यवाद के पतन के कारण का है। आधुनिक युग में विभिन्न आविष्कारों के कारण अच्छे अच्छे हथियारों का निर्माण होने लगा। जब अच्छे अच्छे हथियारों का निर्माण होने लगा तो हथियार और बारूद के प्रयोग ने भी सामंतवाद के पतन में सहयोग दिया। सामंतों ने शक्तिशाली किले बनवा रखे थे, जिन पर परंपरागत हथियार जैसे तीरों की तलवार आदि का कोई असर नहीं होता था। अब उन्हें पराजित करना आसान नहीं था, लेकिन आधुनिक युग में नवीन हथियारों और बारूद की सहायता से सामंतों के शक्तिशाली किलों पर आसानी से अधिकार किया जा सकता था। अतः आधुनिक हथियारों, गोला बारूद ने भी सामंतवादी व्यवस्था को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका का अदा किया। तो ये हुआ आपका सामंतवाद के पतन के कारण। यूरोप में 14वीं शताब्दी के बाद राज्यों का उदय हुआ। यूरोप के इतिहास में 14वीं शताब्दी में उपरांत नवीन प्रकार के राजनीतिक राज्यों का अस्तित्व सामने आया, जिन्हें राष्ट्रीय राज्य, निरंकुश राज्य कहा जाने लगा। कैसे राष्ट्रीय राज्य? जिस राज्य का राजा प्रजा के पालक होता था, प्रजा की देखभाल करता था और प्रजा अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना रखती थी, उसको राष्ट्रीय राज्य कहा जाता था। और निरंकुश राज्य वहाँ कहा जाता था जहाँ राजा अपनी मनमानी करता था, जनता पे अत्याचार करता था और जनता के कोई अधिकार उसने दिए हुए नहीं थे जनता को। तो 14वीं शताब्दी में राज्यों के उदय हुए। राज्यों के उदय के कारण क्या थे वो आप नोट कर लें। पहला कारण था सामंतवाद का पतन होने लगा, ठीक है। दूसरा, मध्यम वर्ग का उत्थान होने लगा। मध्यम वर्ग, क्योंकि उसने ही पूरे देश में जगह जगह विद्रोह किया अत्याचार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, इसलिए मध्यम वर्ग का उदय हुआ। नवीन आविष्कार हुए। जब आधुनिक युग आता चला गया तो नवीन आविष्कार होने लगे, कल कारखाने लगने लगे, नए नए हथियार बनने लगे, नए नए कपड़े पैदा होने लगे, हर तरह के नवीन आविष्कार होने लगे, जिसके कारण इन राज्यों का उदय होना प्रारंभ हो गया। राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कारण था चौथा, पोपशाही का पतन।
पोपशाही मतलब जो चर्च का सर्वे सर्वा पादरी होता था, उसके प्रतिनिधि पोप कहलाते थे, वो भी जनता पर धार्मिक रूप से अत्याचार करते थे। और जैसे जैसे आधुनिक युग आता चला गया, लोगों ने उन धार्मिक अत्याचारों को सहना बंद कर दिया, उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस कारण से पोपशाही का भी धीरे धीरे अंत होने लगा, जो राष्ट्रीय राज्यों के उदय का कारण बना। वर्तमान में हमको जो राज्य दिखते हैं वो सभी राष्ट्रीय राज्य ही कहलाते हैं, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, रूस हो, भारत हो, ये सब राष्ट्रीय राज्य ही वर्तमान में कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इनके 4 कारण थे राष्ट्रीय राज्यों के उदय होने के: सामंतवाद का पतन, मध्यम वर्ग का उत्थान, नवीन आविष्कार और पोपशाही का अंत। ठीक है, अब प्रमुख राष्ट्रीय राज्य और उनका विकास कैसे है। प्रमुख राष्ट्रीय राज्य कौन कौन से, मैंने अभी बताया आपको, फ्रांस है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, हैं, ये स्पेन है। तो ये इस तरह से ये राज्य राष्ट्रीय राज्य कहलाने लगे। धीरे धीरे इनमें आधुनिकता का बोलबाला होने लगा, नए नए कल कारखाने लगने लगे, लोगों को शिक्षा विक्षा मिलने लगी, लोग शिक्षित होने लगे, कला का विकास होने लगा, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक विकास देश का होने लगा। तो इसके कारण राष्ट्रीय राज्यों का उदय होना प्रारंभ हुआ। तो ये आपका चैप्टर था सामंतवाद, वो मैंने आपको अभी कंप्लीट कराया। इसको आप अच्छे से फिर से पढ़ लें। इसके जो क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको आप किताब से देखकर सही लिख लें, उसमें से देख लें। और अगर जो चीज़ थोड़ी सी, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो मैंने आपको पहले भी बोला है, अब फिर बोल रहा हूँ, 12 बजे के बाद आप विद्यालय में आएँ, आपकी जो समस्या होगी उसको मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है बेटा, तो आपके अब इसमें 3 लेसन हो गए इतिहास में, और 3 ही लेसन आपके हो चुके हैं राजनीतिक शास्त्र में। ठीक है, अब 3 लेसन मैं आपके सोशोलॉजी की ओर कराऊंगा। उसी के आधार पर अपन हाफ ईयरली एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। एग्ज़ाम इसी महीने में दिसंबर में होंगे, तो आप जल्दी से जल्दी इनको करें। और जो चीज़ समझ में ना आए, आप मास्क लगाकर, सैनिटाइज हाथ में लेकर स्कूल में 12 बजे के बाद आकर मुझसे मिलें, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँ। ठीक है बेटा, ओके।